360 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में कोर्ट के आदेश के बिना कार्रवाई पर रोक की मांग की है। केंद्र, यूपी, एमपी और गुजरात सरकार को पार्टी बनाया गया है। हिंसक मामलों के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने का मामला, जहां यूपी, एमपी, गुजरात में हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में कोर्ट के आदेश के बिना कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र, यूपी, एमपी और गुजरात सरकार को पार्टी बनाया है। हिंसक मामले के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने का मामला, जिसमें यूपी, एमपी, गुजरात में हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है, जिसको लेकर अब जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बुलडोजर के खिलाफ केंद्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सरकार के विरोध में याचिका दायर की गई है। हिंसा के मामलों के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने का यह मामला, जिसको लेकर जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बुलडोजर के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, याचिका में कोर्ट के आदेश के बिना कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। केंद्र, यूपी, एमपी और गुजरात सरकार को पार्टी बनाया गया है। हिंसक मामलों के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने का यह पूरा मामला है। वहीं कानपुर में साध्वी रितंबरा का बयान सामने आया, जहां हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है। 2 बच्चे पैदा करें हिंदू परिवार, साध्वी रितंबरा का कहना है। 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित करने का आह्वान किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, साध्वी रितंबरा का ये बयान सामने आया है, जहां कानपुर में उन्होंने कहा है हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने कहा 2 बच्चे पैदा करें हिंदू परिवार, 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित करने का आह्वान किया है। आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हमारे तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए। वो बजरंग बली आसन पर विराजमान होगी, ये संकल्प। तो कानपुर में साध्वी रितंबरा का ये बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा होने चाहिए, जिसमें कि 2 उनके खुद के और 2 राष्ट्र को समर्पित होनी चाहिए। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रतीश, बड़ा बयान दिया है साध्वी रितंबरा ने, क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का आज बड़ा कार्यक्रम था कानपुर में निहाल नगर मैदान में, रामोत्सव कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में साध्वी रितंबरा भी शामिल हुई और उन्होंने बयान दिया कि हिंदुस्तान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और दूसरा बयान दिया कि हिंदुओं को कम से कम 4 संतानों को जन्म देना चाहिए, और 2 बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है उसके अलावा 2 बच्चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद को समर्पित करने चाहिए, जो राष्ट्र के हित में काम करें। आह्वान के साथ साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसके प्रति अग्रसर होना है, और हिंदू जो उपजाति और जातियों में बटा हुआ है उसको एकत्र होना होगा, और इस बात को समझना होगा कि हिंदुओं को 4 संतानों की उत्पत्ति करनी होगी, जिनमें से 2 संतानों को राष्ट्र को समर्पित करना होगा, और राष्ट्र को समर्पित करते हुए विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 2 संतानें देनी होगी, ताकि स्वयंसेवक संघ बनकर, संघ का स्वयंसेवक बनकर वो राष्ट्र के हित में कार्य करे और राष्ट्र को समर्पित रहे। जी चलिए, ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ा बयान दिया है साध्वी रितंबरा ने, हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है और कहा है 2 बच्चों को राष्ट्र को समर्पित किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 14 आरोपियों को आज दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड दी है, वहीं बाकी 12 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि 15 तारीख को अंसार और असलम को पता लग गया था कि एक यात्रा निकलने वाली है और इन लोगों ने साजिश रची थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जेल में हिंसा के आरोपी के मामले में रोहिणी कोर्ट में जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी को पेश किया गया है। 1 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी असलम और अंसार को भेजा है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में हुए बवाल मामले में नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे एक शख्स
शोभा यात्रा में फायरिंग कर रहा है। आरोपी के हाथ में पिस्टल है और वो भीड़ पर फायरिंग कर रहा है। सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखिए ये वीडियो एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग का ये वीडियो किस तरीके से जहांगीरपुरी उपद्रव होता है और वहां पर पथराव की स्थिति बनती है और एक शख्स आता है नीले कुर्ते में। वो शख्स आप इस वीडियो में देख पाएंगे और फायरिंग करता है। वहीं शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा पर हुए हमले की घटना पर अयोध्या के संतों में भी भारी नाराजगी है। संतों ने हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दिल्ली बवाल पर दुख जताते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक यात्रा पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में धार्मिक यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं। तो नाराजगी संत समाज की ओर से भी सामने आई है। राम भक्तों के और हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत बड़ा आघात है। उन पर पत्थर बरसाना, जहाँ की यात्रा में जो लोग भी जाते हैं, यात्रा में जो धार्मिक यात्रा होती है उसमें फूल बरसाई जाती है और वहाँ दिल्ली में पत्थर बरसाया जाता है। तो ये दुखद की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा उपद्रव किया है उनके ऊपर कठोर कार्यवाही करना चाहिए। बांग्लादेशी मुस्लिम उस क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में पथराव हुआ है, तो एक बात तो ये निश्चित करनी होगी सरकार को कि जवाबदेही तय करनी होगी कि दंगाइयों के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने संपूर्ण रूप से दंगा करप्शन को मुक्त करके आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुझे लगता है कि ठीक इसी प्रकार से पूरे देश में एक कानून लागू करना होगा। वहीं दिल्ली के नजदीक महज 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा बुलंदशहर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद हाई अलर्ट पर है। कई क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के ऊपर कोट की हैं। आपको बता दें कि वहां पर कोट मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहां पर पहले सीए एनआरसी मामले में भी उग्र प्रदर्शन हो चुका है और आगजनी के साथ साथ गोलियां भी चली थी। एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। डीएम और डीआईजी आला अधिकारी के साथ पैदल मार्च कर हालात का वहां पर जायजा ले रहे हैं। साथ ही हर चेहरे पर पुलिस की नजर है, हर चौराहे पर पुलिस तैनात है और हर संदिग्ध की तलाश की जा रही है। सर, नगर क्षेत्र में आज ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई है, क्या पूरा प्रकरण है? जो संवेदनशील एरिया है और मिश्रित आबादी है उनके ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई है और ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर निगरानी कराई जाएगी और ड्रोन कैमरे चलाए जाएंगे। ये कस्बा बुलंदशहर के अलावा जो इस जिले के अन्य संवेदनशील एरियाज हैं और असामाजिक तत्व जहाँ पर सक्रिय रहने की संभावना है वहाँ पर ये प्रक्रिया कराई जाएगी और दूसरे तीसरे दिन ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी कराई जाएगी। इधर अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एहतियातन फ्लैग मार्च निकाला। डीआईजी सलम माथुर और एसपी विनीत जायसवाल फ्लैग मार्च उन्होंने निकाला। आईजी ने एसपी ने थाने में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गजरौला थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला गया है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। वहीं अलीगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिक चौक में देर रात कुछ शरारती लोगों ने मस्जिद पर पथराव किया। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि कुछ लड़के आए और मस्जिद पर पत्थर फेंकने लगे। वे लोग नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच कर रही है। सीओ मोहसिन खान का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर देखा जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे जा रहे हैं। जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर जैसे प्राप्त होगी उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ लखनऊ में धारा 144, दूसरी तरफ यूपी में रेड अलर्ट। बावजूद इसके लखनऊ में बदमाश बेखौफ है। मामला गुंडबा विकास नगर और मंडियाव की सीमाओं से जुड़े हुए टेढ़ी पुलिया चौराहे का है। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश ने कार का पीछा कर लगभग 6 से 7 राउंड फायरिंग के साथ कई
हथगोले वहां पर फेंक थे। गनीमत ये रही कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल कार सवार युवकों की निशानदेही पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सरगर्मी से हमलावरों की तलाश कर रही है। तिवारी नाम का लड़का है, उससे मेरे दोस्त की बहुत दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो उसमें मेरा थाने में मुकदमा हो गया था, तो हमने बेल करवा ली थी। तो उसका माफिया भी हम लोगों ने मांग लिया था। फिर हम लोग नीलांस घूमने के लिए गए थे 5 लोग, तो वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे, तो उसने हम लोग के ऊपर 8-10 बम चलाए और कम से कम 6-7 फायरिंग की, और एक गोली कम से कम हमारे यहाँ से एकदम निकल गई। वो लोग कम से कम 10 से 15 लोग थे। आज शाम को 4 बजे के लगभग कंट्रोल रूम द्वारा ये सूचना मिली कि टेढ़ी पुलिया के पास कुछ लोग गाड़ी में सवार थे, 6 के लगभग लोग, एक 4 व्हीलर थी किया गाड़ी में, उनके ऊपर कुछ बाइक सवारों ने फायरिंग की है। इन लोगों ने ये बताया कि ये लोग इटौजा के नीलांश वाटर पार्क से लौट रहे थे, तो बाइक सवार बदमाशों ने इनको पीछा किया है और मड़ियाओं से होते हुए टेढ़ी पुलिया तक इनका पीछा किया और रास्ते में इन लोगों ने फायरिंग की है। कुछ लोगों को इन लोगों ने पहचाना भी है, वादी लोगों ने, तो उन्हीं की निशानदेही पे जो है जल्द से जल्द हम लोग इसमें अरेस्टिंग करवाएंगे। वहीं लखनऊ में चोरी करने वाले 25-25 हजार के इनामी अभियुक्तों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तलाशी में 3 देशी अवैध असलहा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक हृदय कुमार एसपी ग्रामीण ने बताया कि इनकी काफी समय से तलाश की जा रही थी, जिन्हें आउटर रिंग रोड से मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया गया है। 4 लोग जिसमें गिरफ्तार हुए हैं वो चोरी नहीं हुई थी। ये 4 लोगों में से 3 अपराधी हमारे गैंगस्टर अधिनियम के एक मुकदमे में वांछित चल रहे थे, जिन पर इनाम भी रखा गया था, जिनकी गिरफ्तारी में 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। उन तीनों की गिरफ्तारी उनके चौथे साथी के साथ में की गई। वो चोरी की योजना बना रहे थे, अवैध असलाहों के साथ, चोरी करने के औजारों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और निश्चित रूप से इससे क्षेत्र में चोरी पर लगाम लगाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। वहीं अमेठी में दोहरे हत्याकांड समेत कई मामलों में फरार चल रहे शातिर अपराधी पवन सिंह की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। बुलडोजर लेकर गांव पहुंची पुलिस ने मुनादी कराकर घर और खेत को कुर्क किया। घर के बाहर पड़े कीमती सामान को पुलिस ने थाने भी भिजवा दिया। जमीनी विवाद में 6 महीने पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। अपराधी पवन सिंह अमेठी के थोड़ा गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धारा 147, 148, 324, 307, 302, 34 IPC, थाना अमेठी, जनपद अमेठी, संबंधित अभियुक्त पवन कुमार। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पार्टी के अंदरूनी कलह से 2-4 होना पड़ रहा है, जहां पर खास तौर से पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये दौर तब शुरू हुआ जब चाचा शिवपाल की नाराजगी के बाद आजम खान के कुनबे ने भी अखिलेश यादव की मुखालफत कर साफ कर दिया। अब सपा के कद्दावर नेता आजम खान की पार्टी से किनारा कर सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव की आजम खान से दूरी बढ़ती दिखी तो ये मौका लपकने में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी देरी नहीं की और जेल में आजम खान को खत भेज दिया। खत में जहां सपा पर आरोपों की बारिश कर दी, तो वहीं आजम खान को AIMIM में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। आजम खान को AIM में शामिल होने के लिए न्योता वाली चिट्ठी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने लिखी है। क्या है उस चिट्ठी में और आजम खान को क्यों वो चिट्ठी लिखी गई है, इस बारे में AIMIM के प्रवक्ता से बात की प्रयागराज से ABP गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। सुनिए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को एक चिट्ठी भी लिखी है। सीतापुर जेल ये चिट्ठी भेजी जा रही है, जिसमें आजम खान से पार्टी में शामिल होने की अपील की जा रही है। फरहान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्यों न्योता दे रहे हैं आजम खान को, क्यों उनको पार्टी में शामिल कराना चाहिए? आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बड़े भाई हैं। वो पार्टी परिवार के सदस्य हैं, तो क्या नाम है, वो आएंगे तो हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मुझे उम्मीद भी है कि वो ज़रूर आएंगे। जब जी चाहे तब आइए, मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने चिट्ठी लिखी है, 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी है, इसके जरिए क्या सीधे तौर पर न्योता दे रहे हैं कि वो आए MIM में शामिल हो? देखिए, इस चिट्ठी में 2 बातें हैं। एक तो आजम खान साहब को तमाम अखिलेश यादव की तमाम षड्यंत्र से अवगत कराया गया है कि उन्होंने क्या क्या आपके बारे में षड्यंत्र किया है,
उस षड्यंत्र से हमने इन 3 पन्ने की चिट्ठी में अवगत कराया है कि इन 26 महीने में अखिलेश यादव ने अंदर खाने आपके लिए किस तरीके से आपको ख़त्म करने के लिए क्या प्लानिंग की। कोई प्लानिंग एक दिन की नहीं थी, ये चिट्ठी में अवगत कराया गया। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि आजम खान साहब जल्द से जल्द पार्टी में आएँ। ये बताइए, आप लोगों का जेल जाकर मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है क्या? ओवैसी साहब भी जेल जाएंगे या उनके परिवार जाकर परिवार वालों से बातचीत करेंगे? वो खुद क्या उनको न्योता देंगे? अच्छा, ओवैसी साहब क्यों नहीं जेल जा सकते या क्यों नहीं उनके परिवार में जा सकते? ओवैसी साहब उनके छोटे भाई हैं। आजम खान साहब को अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना सरपरस्त मानते हैं, अपने वालिद का दर्जा देते हैं, तो क्यों नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलने जाएंगे, समय आने दीजिए, सब कुछ आपको एकदम क्लियर रहेंगी और पार्टी एक डेलीगेट भी भेजेगी। जो समाजवादी पार्टी से नाराजगी है, क्या आप लोग उस नाराजगी को सियासी तौर पे कैश कराने की कोशिश? देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। अब हम लोग फावड़ा लेके बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी की कब्र खोद के रख देंगे। जिस दिन आजम खान साहब पार्टी छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद अखिलेश यादव चेयरमैनी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये इस बात का चैलेंज करता है। आप इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद जब वेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल आजम खान साहब गए, आज तक अखिलेश यादव सीतापुर जेल आजम खान साहब से मिलने नहीं गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? पर मोहम्मद फरहान जिन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है, उनका ये दावा है कि जो कोई कदम वो उठा रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की जानकारी में है और जल्द ही पार्टी के कुछ नेता, जिसमें खुद ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं, वो सीतापुर जेल जाएंगे, आजम खान से मुलाकात करेंगे और उन्हें पार्टी में शामिल होने का औपचारिक तौर पर न्योता भी देंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गंगा समग्र कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी का कार्यकर्ताओं ने सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज नमामि गंगे परियोजना में यूपी पहले स्थान पर है। सीएम योगी ने इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वो अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। सीवर के या औद्योगिक कचरे से जुड़े हुए प्रवाह थे, उनको रोकने के लिए जो कार्य होने थे, 46 में से 25 के कार्य हमने पूरे कर दिए। 19 पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 2 का कार्य प्रगति पर है। हम लोग इन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने स्तर पर एक कार्रवाई की। जगह जगह जो सौदागर बने हुए थे उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। गंगा जी में तमाम प्रकार के उत्प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए और जो भी तकनीक हो सकती थी उस तकनीक को अपना करके नमामि गंगे परियोजना में गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान गोरखपुर के तमाम जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी ने कोरोना और करंट लगने से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए, उसमें किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। सीएम योगी ने अधिकारियों को बारिश से पहले ही बांधों की मरम्मत करने और जल जमाव की समस्या से निपटने के भी निर्देश दिए। साथ ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने की हिदायत दी। इस बैठक में भाजपा विधायकों के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, विकास कार्यों पर चर्चा थी। मंडल के जो भी हमारे जनपद हैं उन पर चर्चा हुई। जो पिछले गवर्नमेंट में कार्य हुए उस पर चर्चा हुई। आगे जो कार्य होने हैं
जो कार्य अभी लंबित हैं या जो कार्य अभी बाकी हैं उन्हीं विकास कार्यों पर चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के गरीब जनता से लेकर के और विकास से जुड़े हुए, सड़कों से जुड़े हुए, बिजली से जुड़े हुए, गेहूं के क्रय केंद्रों से जुड़े लेकर के, पशु आश्रय से लेकर के सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी, सभी चारों जिलाधिकारी से उन्होंने एक एक फीडबैक लिया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गुंडे माफियाओं पे जो एक्शन हो रहे हैं और कड़ाई से एक्शन किए जाए। विकास कार्य हो रहे हैं उस पर समीक्षा, कौन लेट हो रहा है, किसमें क्या कमी है, क्या अधिक है, सब पर समीक्षा किए हैं और सभी अधिकारियों पर हर विकास कार्यों पर चर्चा की है पूरे मंडल के, हर जिले में जितने कार्य हो रहे हैं। वहीं आजमगढ़ के मंदूरी एयरपोर्ट निर्माण का काम पूरा हो चुका है। उड्डयन विभाग के अधिकारियों की एक टीम आजमगढ़ एयरपोर्ट पहुंची और निर्माण का निरीक्षण किया। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत आजमगढ़ में साल 2018 में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था। 20 करोड़ से ज्यादा से लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। शुरुआत में आजमगढ़ से लखनऊ की ही उड़ान शुरू होगी। अन्य जगहों के लिए ऑपरेटर से बात चल रही है, जिसके बाद अन्य जगहों के लिए यहां से उड़ान शुरू हो सकेगी। एक्सरे मशीन आ गई है, लोगों की चेकिंग के लिए सारी चीज़ तैयार है। उड़ान के लिए एयरपोर्ट तैयार है, सिर्फ औपचारिकताएं पूर्ण होना बाकी है। आजमगढ़ के लोगों को भी जल्द ही हवाई यात्रा का सुखद अनुभव महसूस होने वाला है। कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आजमगढ़ हवाई अड्डे की स्थापना की गई है। इसके तहत आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ हवाई अड्डा बनकर लगभग पूरी तरह तैयार है। आगमन से लेकर के निकास द्वार तक बनाए जा चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे उपकरण लगा दिए गए हैं। फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। ये सोचिए, ये आजमगढ़ के लिए कितना सुखद अनुभव महसूस कराएगा आजमगढ़ वासियों को जब वो यहाँ से जहाज के जरिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई की यात्रा करेंगे। और कल एक टीम ने आजमगढ़ आकर के इसकी आखिरी तैयारियों का भी जायजा लिया और इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही यहाँ से उड़ानें शुरू होंगी। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ पूरम आलम नुमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। और चलिए अब बात गर्मी की। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान ने जहां एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में आग लगने की घटनाएं सामने आई। अब देखिए 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिजनौर, लखीमपुर, श्रावस्ती और भदोही की ये तस्वीरें, जहां बिजनौर और श्रावस्ती में आग लगने से खेतों में खड़ी कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जबकि लखीमपुर में 8 घरों में आग लग गई। वहीं भदोही में रुई के गोदाम में आग लगी है। तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं, लेकिन नजारा लगभग एक जैसा ही इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व ने धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर मोहर लगा दी है। चंपावत के भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के पास विधानसभा कपकोट, डीडीहाट और धारचूला का भी विकल्प था, लेकिन आलाकमान ने चंपावत से उपचुनाव लड़ने पर ही मोहर लगाई है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम के दौरान माहरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माहरा का स्वागत किया। समय में आ गया है 3 से 4 महीने, क्योंकि मैं पहले पूरे उत्तराखंड का दौरा करूंगा, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को पूरा घूमूंगा, लोगों से जनभावनाएं मांगूंगा, कार्यकर्ता क्या चाहता है, किन लोगों को चाहता है, कौन काम करना चाहता है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी पदाधिकारी बने वो 5 साल में कम से कम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके लोगों से मिले, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए और कार्यकर्ताओं को ये उनसे पहचान हो, जान पहचान हो, तभी वो यहाँ बना रह सकता है। अन्यथा जो वहीं करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज आपस में ही एक दूसरे पर बातों ही बातों में निशाना साधते हुए दिखे। क्या कहा दिग्गज ने, चलिए आपको दिखाते हैं। जुझारू साथी है, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेवल पे हो, चाहे प्रदेश में हो और चाहे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लेजिस्लेटिव जो हमारी वर्किंग है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर इनकी उपयोगिता निश्चित ही कांग्रेस पार्टी उनकी लेगी और गढ़वाल को एक मजबूत जो स्थान चाहे संगठन में हो चाहे ऑपोजिशन की भूमिका निभाने में हो उसमें उनका स्थान निश्चित ही हम देने का काम करेंगे। 6 महीने
सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, उसमें तमाम ताने सुने, तमाम बातें सुनी, लेकिन मैंने उन बातों को साइड करते हुए पार्टी के हित में जो हो सकता था वो किया। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी ये कमी रही कि आपने मेरी उस तपस्या को वहां तक नहीं पहुंचाया, नहीं तो हाईकमान ये नहीं समझ सकता था कि गणेश गोदियाल एक पक्ष के गोद में जाकर बैठ गया। ये कभी नहीं हुआ कि गणेश गोदियाल किसी पक्ष के। गणेश गोदियाल ने इस भवन में कांग्रेस अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो कुछ हो सकता था वो कुछ किया। उसका ध्यान रखेंगे, उसको पूरा करवाएंगे और बहुत जल्दी करेंगे और बहुत तरीके से करेंगे। बल्कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और इसमें जो कार्यकर्ता जहां समाने लायक है, जो नेता, उस नेता को वहां रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनमें वो लोग गढ़वाल से जाएं।